गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने वैसे तो आर्टिकल नंबर 24 तक कवर कर लिया था। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद आर्टिकल जो सेकंड लेक्चर था हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं आर्टिकल नंबर 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में 19(6) तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल नंबर 20 से बस 10 मिनट आपका समय और लूँगा। देखिए, आर्टिकल नंबर 19 हमने बात किया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जहां पे आपने कोई क्राइम किया है, उसके बाद में आपके ऊपर कौन कौन से कानून लागू होंगे, वो सभी वैसे तो बताए गए हैं आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर, लेकिन उनका जो बेस है वो कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है जिनको ध्यान में रख के आपके आईपीसी और सीआरपीसी के कानून आपके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि लागू हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि जब आपको या किसी अपराधी को दोष सिद्ध किया गया है, तो पहली चीज़, पहला जो बात है संविधान में लिखा हुआ जो पहला महत्वपूर्ण कानून है वो ये है कि हमको जिस समय जो क्राइम किया गया है, किसी व्यक्ति ने जिस समय पे जो क्राइम किया है, उस समय उस कानून के अनुसार जितना दंड वहाँ पे मिलना चाहिए था उतना ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज कोई नया कानून बना उसके अकॉर्डिंग और उसको प्रीवियस बैक डेट से लागू करके किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करके और उसको उतना सजा दिया जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि कोई व्यक्ति आज की डेट में 2023 में कोई चोरी करता है और चोरी के लिए जो वर्तमान समय में सपोज 3 माह की सजा का प्रावधान है, ठीक है। 3 माह की सजा का प्रावधान है। अब सपोज 2024 में कोई कानून बनता है और वहां पे बता दिया जाता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा या उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब ये जो दंड है क्या इस व्यक्ति को मिल सकता है जिसने 2023 में चोरी किया था? नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो दंड है जिस डेट से लागू किया जाएगा, सपोज बताया गया कि 1 अप्रैल 2024 से ये कानून लागू होता है, उस डेट से उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है, चोरी का अपराध करता है, उसको मृत्युदंड का प्रावधान हो सकता है, ठीक है। उससे पहले जितने लोगों ने भी क्राइम किया होगा उनको इस कानून के तहत एग्जेम्पशन मिला होगा, ठीक है। उनको ये भी छूट मिली हुई होगी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 20 का एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, इसमें बताया गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए अपनी सजा का कुछ हिस्सा काट चुका है, आगे चल करके उसको उतनी सजा और काटनी पड़ेगी जितना कि निर्धारित किया गया था। सपोज किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, एक अपराधी है जिसने कोई हत्या किया है, अभी इसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है। अभी ये एट प्रेजेंट ये व्यक्ति जो है वो अभियुक्त है, एक अपराध इसने किया है ऐसा माना जा रहा है कोर्ट और पुलिस के द्वारा। अभी ये व्यक्ति जो है वो अभियुक्त है, इसको अपराधी नहीं कहेंगे। अभी इस पर सपोज दोष सिद्ध हो जाता है तब इसको कहेंगे कि इसने अपराध किया था और ये एक अपराधी है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, हो सकता है कि कोर्ट का केस चलते हुए एक लंबा समय बीत जाए, सपोज 2 वर्ष तक इस व्यक्ति को अभियुक्त के तौर पर ही जेल में, कारावास में रहना पड़े। जब इस केस का जो फाइनल वर्डिक्ट आता है, फाइनल जो फैसला आता है, सपोज बताया गया कि इस व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा दी जाती है, लेकिन 2 वर्ष तो ऑलरेडी ये जेल में रह चुका है। ऐसी कंडीशन में इसको सिर्फ कितना सजा और काटना पड़ेगा? 1 वर्ष की सजा और काटनी पड़ेगी। इसको पूरा 3 वर्ष अगर ये काटेगा तो इसको तो फिर 5 वर्ष की सजा हो गई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। नेक्स्ट है अपने खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। इसमें हमने जैसे बात किया था कि पुलिस जो है वो कई बार केस को जल्दी सेटल करने के लिए, केस का निपटारा जल्दी करने के लिए भाई उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, ठीक है। कोई भी थाना है वहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं, कितने FIR दर्ज हुए हैं, उसमें से कितने सेटल हुए हैं, इसको भी सेटल करने का उनके पास टारगेट रहता है, प्रेशर रहता है। उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कई बार टॉर्चर का सहारा लेते हैं। कोई छोटे मोटे अपराधी हैं उनको खूब टॉर्चर करके उस गुनाह को कबूल करवा लेते हैं जो हो सकता है उसने किया भी ना हो। ऐसे केसेस से बचाने के लिए ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको कि अभियुक्त
ठहराया गया है उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उनके साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति है जिसने कि लिखित में अपनी गवाही, अपने खिलाफ कोई गवाही दे दिया है, लेकिन वो जो लिखित में गवाही है जो कि उसने अपने सोच समझ करके पुलिस थाने में दिया है, वो कोर्ट में मान्य होगा क्या? कोर्ट में ये जो लिखित दस्तावेज है, जो स्टेटमेंट है उसका, ये मान्य नहीं होगा, कोर्ट में अमान्य होता है। जब तक वो कोर्ट में खड़े होकर के खुद ये ना कह दे कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है और ये स्टेटमेंट मैंने पूरे होशोहवास में दिया है, मैं इसके लिए सहमत हूँ, कोर्ट में ये अमान्य हो जाएगा अगर वो इसके खिलाफ गवाही देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में ये 2-3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूरे संविधान में अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि आपका जब देश में मान लीजिए इमरजेंसी लग जाता है, देश में अगर इमरजेंसी लगाया जाता है, आपातकाल जब लगाया जाएगा, आपातकाल लगाने पर आपके अन्य सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ समय के लिए समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय भी जिनका अस्तित्व बना रहेगा, जिनको कि समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपातकाल के समय आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 लागू रहेगा। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉपर रूल्स या रेगुलेशन या प्रॉपर कानून के बिना उसके प्राण या उसकी ज़िंदगी से, उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसको अगर सिंपल वर्ड में कहें तो किसी व्यक्ति की न तो हत्या की जा सकती है, न तो उसको जीवन दंड कह सकते हैं कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। फांसी की सज़ा कब दी जाएगी? जब उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध हो चुका है और एक प्रॉपर लॉ बना हुआ है कि इस व्यक्ति को ये क्राइम करने पर फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के लिए उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, जिसके लिए प्रॉपर कानून बना गया है। ठीक है, अब ये जो कानून है वो सभी व्यक्तियों को मिलता है देश में, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कि सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से संरक्षित हैं। इसके अलावा अन्य जो सभी अधिकार हैं वो भारतीयों को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपका किसी व्यक्ति की न तो हत्या की जा सकती है, न तो फांसी दी जा सकती है। क्या कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? क्योंकि सुसाइड करना तो अपने हाथ में, अपने अधिकार का हनन आप खुद करेंगे, तो इसमें कोई क्राइम है क्या? है। यहाँ पे आपको अगर कोई व्यक्ति जो है वो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, उसको भी यहाँ पे सजा दी जा सकती है, क्योंकि उसने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया है। ठीक है, हालांकि अपने ही अधिकारों का उल्लंघन किया है, पर क्योंकि ये एक क्राइम है अभी तक इंडिया में, इसीलिए उसको सजा दी जा सकती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को सजा की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा जब आत्महत्या की बात आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई बार मेडिकल केसेस कुछ ऐसे होते हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे कि सपोज कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति हो गया, लंबे समय तक इलाज चला है पर इसके जीवन की संभावना नहीं है, जाहिर है कि ये कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कोई बहुत ऐसे बीमारी है जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता, जिसका कि अभी तक इलाज संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो आत्महत्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आत्महत्या किसी भी केस में नहीं कर सकता। ठीक है, क्या ये डॉक्टर से मृत्यु की मांग कर सकता है कि मुझे आप क्या कीजिए, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए पॉइजन वाला जिससे मेरी जल्दी मृत्यु हो जाए? क्या ये संभव है? भारत में अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा 2-4 वर्षों में डिस्कशन होना शुरू हुआ है। इसको कहा जाता है यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु। ये शब्द आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना होगा, इच्छा मृत्यु। ये जनरली मेडिकल केसेस के लिए ही इसको मतलब रिजर्व करके रखा गया है। इच्छा मृत्यु हम में से, आप में से कोई व्यक्ति नॉर्मल केसेस में जाएंगे कि मेरा पिछले साल एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ठीक है, मैंने पिछले साल पीएससी का एग्जाम दिया था, 2-4 साल से क्लियर नहीं हुआ है, इच्छा मृत्यु चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। ये कुछ विशेष केसेस में और खास करके मेडिकल हेल्थ वाले इश्यूज में ही इच्छा मृत्यु का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये इच्छा मृत्यु 2 तरीके के होते हैं, या इसका जो प्रोसेस है उसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक को कहते हैं, इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में कहते हैं यूथनेशिया। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में आप
इसके दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया और एक को कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, इच्छा मृत्यु दो तरीके से है, जहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उस व्यक्ति को मृत्यु दी जाए, या कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहां पे सपोज एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया क्या है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि सपोज कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, ये चाहता है कि भाई इसका इलाज संभव नहीं है, अब ये चाहता है कि उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए, ये डॉक्टर से कहेगा कि मुझे आप किसी न किसी तरीके से जल्दी मृत्यु दे दीजिए। डॉक्टर्स की एक टीम प्रॉपर उसके मेडिकल हिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखेगी कि वाकई में ये व्यक्ति ठीक होने के लिए योग्य नहीं है, मतलब ये कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में जब पूरी मेडिकल टीम आश्वस्त हो जाती है कि अब इस व्यक्ति को मृत्यु मिल जाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक प्रोसेस अपनाएंगे जिसके थ्रू उसको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाएगा जिसमें एक पॉइजन भरा होगा, तो इसको पॉइजन वाला इंजेक्शन दे करके इसको मृत्यु दिया जा सकता है। क्या भारत में अभी एक्टिव यूथनेशिया इसका कोई केस सुने हैं, किसी व्यक्ति को पॉइजन का इंजेक्शन दे करके मारा गया हो? ऐसा नहीं सुने हैं, इसका मतलब ये अभी लागू नहीं है भारत में। ठीक है, अब पैसिव यूथनेशिया क्या है? कुछ ऐसे मेडिकल पेशेंट्स भी होते हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जिंदा रहते हैं। ठीक है, जैसे सांस देने के लिए उनको प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, कुछ लोग प्रॉपर वेंटिलेटर में ही है लंबे समय से। ठीक, ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि उनके फैमिली मेंबर्स या उनके जो भी उनके जानने वाले होते हैं या उनकी खुद की इच्छा से ऐसा अगर लगता है कि ये व्यक्ति वापस से ठीक नहीं हो सकता है, ऐसी कंडीशन में वो जिन भी मेडिकल टूल्स के ऊपर या मेडिकल फैसिलिटी या कह सकते हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो इनकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसको यहाँ पे हटा लिया जाता है और वो अपनी नॉर्मल डेथ को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उनके लाइफ को उनके सर्वाइवल के लिए जो भी मेडिकल टूल्स उनके बॉडी से अटैच होगा उन सबको हटा लिया जाएगा, फिर वो अपनी नॉर्मल डेथ को प्राप्त कर लेंगे। इसको कहा जाता है पैसिव यूथनेशिया। जो बीमार व्यक्ति था उसको इच्छा मृत्यु तो दी गई, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का एक्टिव पार्टिसिपेशन डॉक्टर्स ने नहीं किया, पैसिव पार्टिसिपेशन किया। वो जिन भी मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जो इसकी ज़िंदगी चल रही थी उन सबको हटा लिया जाता है ताकि वो अपनी नॉर्मल और नेचुरल डेथ को प्राप्त कर सकते। ये है आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंदर एक इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट। ठीक है, भारत में अभी सिर्फ पैसिव यूथनेशिया लागू है, एक्टिव यूथनेशिया का प्रोविजन नहीं किया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 21 की हमने जब चर्चा की थी तो हमने बताया कि इसमें काफ़ी सारे इसके सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग समय पर डिसीजन आते रहते हैं और इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, आपके आर्टिकल नंबर 21 या राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब आनी शुरू हो गई है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। किसी भी समय में आप देखते हैं कि किसी नेता मंत्री इनका जब फ़ोन टैपिंग होता है तो सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, किस आधार पे? निजता के अधिकार के अंदर। ये निजता का अधिकार किसके अंदर शामिल किया गया है? आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ के अंदर। उसके बाद में है आजीविका का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जब न्यूनतम मजदूरी से कम दी जाए, ये भी उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हालांकि इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाए हैं, जैसे कि मनरेगा हो गया। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग समय पर उन्होंने कानून बनाए जिसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21 को लागू किया जा सके। फिर हमने कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ के अंदर आपको साफ पानी, हवा, सड़क, इन सब का भी अधिकार है। किसी व्यक्ति को सपोज उसके ऊपर अगर क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनको कि पुलिस के द्वारा लेकर के अदालत या फिर पुलिस थाने का लेकर के जाया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हथकड़ी लगवाने से मना कर सकता है। ये भी उसके आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक लॉयर हायर नहीं कर सकता, अपने लिए पर्सनल या प्राइवेट लॉयर हायर नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता देना भी उसका राइट टू लाइफ के अंदर आता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए एक वकील का अरेंजमेंट किया जाए। ठीक है, उसके बाद में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, खास करके वर्क प्लेस में। हालांकि यौन उत्पीड़न जो है वो फीमेल्स के लिए कहीं पे भी हो सकता है, पर ये जो विशाखा गाइडलाइंस नाम से एक प्रोविज़न आया था, ये वर्क प्लेस पर महिलाओं को
ये सुरक्षा देता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न न हो, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनके साथ किसी भी तरीके का यौन प्रताड़ना न हो। ये भी उनके आर्टिकल 21 का पार्ट है। भोजन का अधिकार, देश में जो पीडीएस सिस्टम, इतना लंबा चौड़ा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पता है आपको, जहाँ पे 1 रुपये या 10 रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता है या कुछ दूसरी चीज़ें गेहूं वगैरह जब दी जाती हैं, ये किस अधिकार के संरक्षण के लिए रखा गया है? आपके भोजन के अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। उसके बाद में एक व्यक्ति को, भारत का अगर नागरिक है तो उसको सिर छुपाने के लिए एक शेड का जो अधिकार है वो भी उसका आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है, हालांकि हर व्यक्ति न तो इसको एक्सेस कर पाता है, न तो जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसकी डिमांड नहीं कर पाते हैं, पर अगर वो चाहें तो सड़क किनारे सोया हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार से डिमांड कर सकता है कि उनके लिए एक आश्रय की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में चिकित्सा सुविधा, इसको देने के लिए सरकार ने क्या किया है? बहुत सारे सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की हुई है। विदेश यात्रा, सुरक्षित यात्रा, ये सभी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर हमारा राइट टू लाइफ है। नींद का अधिकार, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर कहीं पे कोई व्यक्ति या कोई समूह जो है वो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो अगर सोए हुए हैं, आराम करने की स्थिति में है, उनको वहाँ से हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके अलावा इस अधिकार को तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेम विवाह का अधिकार, अगर आप बालिग हैं, मतलब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, प्रेम विवाह आपका कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है, आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो घर में अगर कभी ऐसी नौबत आए तो इस फंडामेंटल राइट्स का हवाला दे करके अपने अधिकार रखने हैं। फिर मम्मी और पापा एक डंडा या जूते से आपके अधिकारों का हनन कर लेंगे वो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21A। हालांकि संविधान में सिर्फ 21 तक की चर्चा की गई थी, लेकिन जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि अलग अलग समय पे संविधान में संशोधन करके बहुत सारे सब क्लॉज इसमें ऐड किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21A इसी का एक एग्जाम्पल है। एक समय पे इसमें सन 2002 के आसपास में 86वां संशोधन करके आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार होगा। ठीक है, एक मेडिकल स्टूडेंट थी मोहिनी जैन नाम से, कर्नाटक की स्टूडेंट थी। यहाँ पे कर्नाटक में जिस मेडिकल कॉलेज में ये मोहिनी जैन पढ़ रही थी, वहाँ पे फीस में कंटिन्यूअस वृद्धि की जा रही थी और इसी वृद्धि के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसके अनुसार ये फैसला आया कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक लिमिट से ज़्यादा फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में एक केस आया था उन्नीकृष्णन और आंध्र प्रदेश राज्य नाम से। उन्नीकृष्णन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर किया था। एक वाद था, दोनों के बीच में विवाद था, जहां पे ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ही कवर करते हुए 86वां संशोधन जो कि आपका 21A के अंदर जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाएं कौन कौन सी है? यदि कोई व्यक्ति किसी तरीके के क्राइम में संलिप्त है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या एक और केस हो सकता है जहां पे आपने क्राइम नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है लेकिन उसकी हिस्ट्री रही है क्राइम करने की। ऐसे कंडीशन में एट प्रेजेंट उसको बिना कोई क्राइम किए पुलिस उठा करके ले जा सकती है। किस चीज़ के लिए? निवारक निरोध के अंतर्गत वर्तमान आपके जो माहौल है उसको ठीक रखने के लिए सरकार, पुलिस चाहे तो उसको बिना क्राइम किए भी उसको उठा करके ले जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 के अंदर 2 केसेस हैं। एक है जब किसी व्यक्ति ने क्राइम कर लिया है, जब कोई व्यक्ति क्राइम कमिट कर लेता है, या क्राइम किए बिना अभी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है। इन दोनों ही केस में उनकी गिरफ्तारी संभव है। पहला केस है वो सामान्य गिरफ्तारी है, व्यक्ति क्राइम कर चुका है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा सकती है। सेकंड केस में सिर्फ ऐसे लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सकता है जो कि जिनकी हिस्ट्री रही है, पहले उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है। ऐसे व्यक्तियों को डिटेन किया जाता है। ठीक है, जो डिटेन किया जाता है इसको कहा जाता है निवारक निरोध। निवारक का मतलब है कि क्राइम करने से पहले ही उस क्राइम का निवारण किया जा रहा है, कोई क्राइम होने से पहले ही उसको रोका जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह है आपका निवारक निरोध।
इन दोनों ही कंडीशंस में जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे 2-3 अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, अपनी पसंद का एक वकील करने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए, ये भी उसका संवैधानिक अधिकार है। इस 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सपोज आज 11-12 बजे आसपास किसी व्यक्ति को, सुबह के 11 बजे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो कल सुबह के 11 बजे तक उसको कोर्ट में पेश किया जाना, ये उसका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सपोज कल संडे पड़ गया तो वर्किंग आवर्स कैलकुलेट किया जाता है, फिर मंडे के 11 बजे तक उसको पेश किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि निवारक निरोध किनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शत्रु देश का है, जैसे कि पाकिस्तान से कसाब घुस के आ गया, अब क्या उसको ये सारे फैसिलिटी मिलेंगे? क्या अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसको पता है क्यों गिरफ्तार किया गया है, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार अभी भी होगा उनके पास में, वकील कर सकते हैं, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल करना है, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए समय लग सकता है। ठीक है, तो उनको इनिशियली, वैसे हर किसी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, और इनिशियली उनका जो केस है उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं जज के सामने कि इस वजह से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में चाहें तो उसको पुलिस हवालात में रख सकती है, या चाहें तो उसको डिस्ट्रिक्ट जेल जो कि आपके कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है, वहां पर भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करते रहेगी, जो भी सबूत हैं, गवाह हैं, उसको इकट्ठा करके अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकती है। निवारक निरोध के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ा कि किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जा रहा है, मतलब क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये गिरफ्तारी कितने समय तक रखी जा सकती है? अधिकतम 3 माह तक। ठीक है, वैसे हालांकि मैंने इसमें बताया कि संशोधन हो चुका है, कितना वर्ष कितना महीने का? 2 माह। वर्तमान जो संशोधन है उसके हिसाब से 2 माह तक इनको रखा जा सकता है, लेकिन जब संशोधन किया गया वहां पे कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है कि किस दिन से ये नया जो कानून है लागू होगा। अब क्योंकि डेट नहीं फिक्स किया गया है तो अभी तक इसको लागू नहीं किया जा रहा है, सिर्फ यही जो लॉ है अभी तक प्रिविलेंट है, यही चीज़ जो है चल रहा है। अभी भी किसी व्यक्ति को सिर्फ 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है बिना कोर्ट से परमिशन लिए। ठीक है, लेकिन सपोज 3 महीने से ज़्यादा की उसको हवालात में रखने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे केस में पुलिस क्या कर सकती है? हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाले एक समिति के निर्णय के आधार पर वापस से इसको 3 माह के लिए ये समय बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से हर 3 माह बाद इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 3-3 महीने करके उसको कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता है। हाँ, हाँ, सीधे ही गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि होली दिवाली के समय पुलिस जो है वो बहुत लोग को इस तरीके से गिरफ्तार करती है। आपको हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं चल पाती है, क्योंकि वैसे भी हम पुलिस के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहते। पुलिस या कोर्ट कचहरी से आम पब्लिक दूर रहना चाहती है। ठीक है, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है, पर पुलिस जो है वो बहुत सारी निगरानीशुदा बदमाशों को किसी बड़े त्यौहार, फंक्शन या किसी राजनेता का अगर विजिट है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट हो गया नारायणपुर में, तो आपको पता नहीं चलेगा, पर वो बहुत सारे बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी होगी उस समय तक। ठीक है, चलिए, ये था आपका आर्टिकल नंबर 22। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 23। ये किस अधिकार के अंदर आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से आपका एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी में आपका आर्टिकल नंबर 23 क्या बताता है? मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। संविधान में ये 3 चीज़ें वर्णित हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह खरीदा बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, अब खरीदी बिक्री क्यों होती है वो सभी हमको पता है। किसी व्यक्ति के अंगों का खरीद बिक्री किया जाता है, ठीक है, या प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, या कुछ बच्चों को जो उठा करके ले जाते हैं, कुछ ऐसे गैंग होते हैं जो बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं। उनका इंटेंशन क्या है? या तो उनके अंगों की आवश्यकता होती है, ब्लैक मार्केट में उनके बॉडी से उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल करके बेचा जाता है, या उनसे बैगिंग या भिक्षावृत्ति करवाई जाती है, या उनको चाइल्ड लेबर की तरह यूज़ किया जा सकता है। ऐसे खतरनाक जगह पे सपोज कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ ऐसा एकदम छोटा सा स्पेस है जहाँ पे
बड़ा आपके हमारे जैसा कोई एडल्ट पर्सन वहाँ पर जा करके काम नहीं कर सकता। वहाँ पे इतना स्पेस इतना कम है कि किसी छोटे बच्चे को ही वहाँ पर रख करके काम करवाया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में छोटे बच्चों को वहाँ पर लगाने के लिए जो ये कुछ बच्चों को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बाल यौन दुराचार, इन सभी चीज़ों के खिलाफ आपका आर्टिकल नंबर 23 हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री में हमको पता है दास प्रथा, ठीक है, कुछ व्यक्तियों को दास बना करके, स्लेव बना करके खरीदा बेचा जाता था। ये भी वर्तमान समय में आपका आर्टिकल 23 के खिलाफ है। बेगार का मतलब क्या है, हमने चर्चा किया था, बिना मजदूरी या बिना परिश्रमी के काम करवाना। और बलात् श्रम, इसका मतलब क्या है, जबरदस्ती काम करवाना। जैसे कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है पर माता पिता जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं उसको, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल लिख के बताओ, ये क्या है, बलात् श्रम है, बच्चे से जबरन काम करवा रहे हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसके फ्यूचर को ध्यान में रख करके, भाई बच्चा उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसीलिए वो हर काम के लिए मना करेगा। जो चीज़ उसके इन्जॉयमेंट से बाहर है, हर काम उसको खराब लगता है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, हमने कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना। उसको पढ़ाने के दौरान बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो उसको बलात् श्रम नहीं कहेंगे। हाँ, किसी बच्चे को, जैसे सपोज मेट्रो सिटीज़ में जो लेबर है या जो मेड है, मेड सर्वेंट जो होते हैं, जो आपका घर का काम करने वाले, वो बहुत महंगे मिलते हैं, वो बहुत पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो कई बार न्यूज़ में आप ऐसे केसेस सुनते हैं कि पिछड़े हुए एरिया से, ट्राइबल एरिया से कुछ बच्चों को उठा करके ले गए और मेट्रो सिटीज़ में उनको 24 आवर्स अपने घर पे रख करके उनसे काम करवा रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनके बॉडी पे सुई वगैरह गड़ा रहे हैं या कोई गर्म चीज़ से उनके बॉडी पे दाग दे रहे हैं, सिगरेट से दाग दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेट्रो सिटीज़ में। जब आप ऐसे न्यूज़ देखोगे तो ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे जहाँ पे पिछड़े हुए एरिया से बच्चों को लेकर के गए हैं, वहाँ पे मेड सर्वेंट की तरह उनको रखे हैं, घर का पूरा काम उनसे करवाया जा रहा है। ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 23 के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, दंडनीय अपराध है। इसके अपवाद क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? सपोज कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है या सरकार को ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होती है जहाँ पे उनको खूब सारा लेबर फोर्स की ज़रूरत है, आपके हमारे सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे केस में सरकार चाहे तो एक नोटिस निकाल सकती है कि हमें इतने वॉलंटियर्स की ज़रूरत है और ये व्यक्ति इस काम के लिए सूटेबल हैं, वो अपना श्रम दान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हों। ऐसे केस में हमको वहाँ पर जा करके वो जो पर्टिकुलर काम है कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24। यहाँ पे बताया गया है कि कारखानों या ऐसे किसी भी खतरनाक चीज़ में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड में जहाँ पे काम नहीं करवाया जा सकता, जैसे कि फैक्ट्री हो गए या माइंस हो गए या इस तरीके की कोई भी संकटपूर्ण कार्य जहाँ पे काम करने के दौरान किसी दुर्घटना में जान जाने की संभावना है। ऐसे किसी भी संकटमय कार्य में उनसे बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, बच्चों के डेफिनेशन के अंदर एक एज क्राइटेरिया रखा गया है और ये एज कितना है, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम के किसी भी व्यक्ति को बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है। 14 वर्ष से ज़्यादा का कोई व्यक्ति इन सभी जगहों पे काम कर सकते हैं। ठीक, और इन आर्टिकल्स को, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस आर्टिकल को या इस फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सरकार बहुत सारे समय, अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बनाती रही है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, आर्टिकल नंबर 23 को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 24 को प्रोटेक्ट करने के लिए कारखाना अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये सारे एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने, इस संविधान सभा ने इसमें कई सारे आर्टिकल्स डाले हुए हैं, इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 25। यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को अपने धर्म को मानने और इसको फॉलो करने, इसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि हम अपने धर्म को मानने के लिए कई तरीके के कर्मकांड करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ का आयोजन हो गया, यज्ञ का आयोजन हो गया, ये सभी हम अपने एरिया में या अपने दायरे में रह करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म को मानता है उसको हम क्या कहते हैं, आस्तिक। जो किसी धर्म को नहीं मानता उसको नास्तिक। कोई व्यक्ति अगर नास्तिक है, उसकी भी भावनाओं का
कद्र किया जाएगा, उसकी भी भावनाओं को मान्यता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो उसे किसी भी तरीके की चीज़ों को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक आधार पर उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका आर्टिकल नंबर 25 है, 26 है, 27, 28 है, ये प्रयास करता है धर्मनिरपेक्ष रहने का। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब है कि सरकार आपके धर्म से तटस्थ रहेगी, धर्म को, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी। ये बताया गया है आपके आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। उसके बाद में 25 का एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन आपको लगभग हर जगह मिलेगा। कहीं भी अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे सदाचार का उल्लंघन होता है, शिष्टाचार का उल्लंघन होता है, पब्लिक प्लेस में अगर इनमें से किसी भी चीज़ का उल्लंघन है, सरकार आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को दबा सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ और एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर हमने बात किया कि आपको स्वतंत्रता है आपके धर्म को मानने, उसका आचरण, प्रचार प्रसार करने का, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे राज्य या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, जहाँ पे भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस्म के निर्णय लेने हों। जैसे कि आर्थिक निर्णय क्या है, किसी मंदिर में पैसा खूब चढ़ोतरी में आ रहा है, उस पैसों का यूज़ किस तरीके से होगा, हो सकता है सरकार उसके लिए एक टीम बैठा दे या टीम का गठन कर दे, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, ट्रस्ट। किसी मंदिर में या किसी भी धार्मिक संस्थान में हो सकता है कि कोई ऐसा संस्था बना हो जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, और इसके माध्यम से उस पैसे का व्यवस्था किया जाए कि उसका कैसे, उस पैसे को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, या अगर हम बात करें राजनीतिक मामले, जैसे कि इस ट्रस्ट में किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा, सचिव बनाया जाएगा। ठीक है, ये सभी का प्रावधान भी सरकार के निगरानी के अंदर हो सकता है। या सामाजिक मुद्दे, जैसे कि उस मंदिर का या मस्जिद का या चर्च का या गुरुद्वारे का निर्माण किस जगह पर होना है, सरकार उसके लिए फील्ड या फिर मैदान या फिर प्रॉपर्टी अलॉट कर सकती है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अगर ऐसे कोई मामले हैं आपके धर्म से संबंधित, उसमें हस्तक्षेप की जरूरत पड़े तो सरकार या राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न हालांकि 2014 के आसपास या 19 के आसपास ये न्यूज़ में रहा है, हिंदू धर्म में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो बौद्ध, जैन और सिख, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं। हालांकि जब हम धर्मों की चर्चा करते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की चर्चा करते हैं तो भारत में कौन कौन से धर्म वैसे ज़्यादातर फेमस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, धर्म के आधार पे इन चारों का नाम हमने हर क्लास में या अपने स्कूलिंग के दौरान सुना हुआ होता है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, पारसी, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। 2 केसेस हमने डिस्कस किए। सबसे पहली चीज़ है कि हिंदू धर्म के अंदर और क्या क्या शामिल है, तो बौद्ध शामिल है, जैन शामिल है और सिख, ये 3 शामिल हैं, हिंदू धर्म के अंदर शामिल रखा जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से धर्म को माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, तो इनमें से कितने ऐसे धर्म हैं जिनको कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा हिंदू को छोड़ करके सभी अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या जाएंगे आपके, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी। ये जो 6 हैं इनको भारत में हाल ही मतलब कुछ समय पहले ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, और इसमें सबसे लेटेस्ट हैं आपके जैन कम्युनिटी को शायद 2018-19 के आसपास इनको अल्पसंख्यक के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो हिंदू धर्म के अंदर किसको किसको शामिल कर रहे हैं, बौद्ध, जैन और सिख। माइनॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन से हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने धर्म को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि सपोज सिख व्यक्ति हो गया तो पगड़ी लगाएगा, कटार धारण करेगा, ये सभी उसकी धार्मिक मान्यताओं के अंदर है। हिंदू व्यक्ति हो गया तो
तिलक लगाएगा, भगवा धारण करेगा, ये सब उसकी मान्यताएं हैं। मुस्लिम व्यक्ति हो गया तो टोपी लगाएगा, और अगर महिला हो गई तो बुर्का पहनने का अधिकार होगा। ठीक है, ये सभी अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 25 के अंदर हैं, और इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल नंबर 25 के द्वारा। एक हाँ हाँ नहीं, इसके अंदर उनको स्ट्रिक्टली ये मनाही होती है कि वो उसको हथियार की तरह यूज़ नहीं करेंगे। उनको वैसे 5 ककार हमने सुने हैं, मतलब जो सिख समुदाय से संबंधित होते हैं उनके धर्म में या गुरु ग्रंथ साहिब में उनके लिए 5 ककार की व्यवस्था की गई है। 5 ऐसी चीज़ें हैं, सिंबल्स हैं जो उनको धारण करने होते हैं, इनको कहा जाता है 5 ककार। ठीक है, इसमें से कुछ जो मुझे याद है, जैसे कि एक कच्छ, कड़ा, कृपाण, केश, बड़े केश रखते हैं जूड़ा बना करके, उसको फिर आपके उसमें पगड़ी के अंदर रखा जाता है। कच्छ, कड़ा, कृपाण, केश, और एक और चीज़ है, शायद मेरा ध्यान से उतर रहा है। तो ऐसे 5 चीज़ें हैं जिनको कि सिंबॉलिकली वो अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं। इनको कहा जाता है 5 ककार। 5 ककार जो है वो किससे संबंधित है? ये सिख धर्म से संबंधित हैं। कच्छ मतलब कच्छा, ये अंडरवियर जैसा एक उनको कुछ पहनने की परमिशन रहती है, मेल आपके जो सरदार हैं इनको। ठीक है, कड़ा हाथ में धारण करने का, कृपाण जो छोटा सा हथियार है आपका, केश जो जूड़ा वाले सरदार होते हैं वो जूड़ा बांध करके रखते हैं और उसको पगड़ी में लपेट करके रखते हैं, ये हो गया केश। एक और ककार है, आप नेट में सर्च कीजिएगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 5 ककार हैं, इनके गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार या आपके उस धर्म विशेष के अंदर, सिख धर्म विशेष के अंदर ये चर्चा की गई है 5 ककार की। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, कृपाण धारण करना सिखों को किस फंडामेंटल राइट के अंदर प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। अपने धर्म की मान्यताओं को फॉलो करने के दौरान वो ककार धारण कर सकते हैं। ये छूट, ये आज़ादी उनको आर्टिकल 25 के अंदर मिला हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब इस प्रबंध के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? किसी भी तरीके की धार्मिक संस्था का निर्माण करना, जैसे कि मैंने बताया कि किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या फिर आपके गुरुद्वारे के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ के सभी निर्णय को लेने की या वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको देखने का काम करती है। इसके अलावा धार्मिक विषय, कोई मंदिर है उसको कभी एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नया बिल्डिंग बनाना है, तो वो उनके लिए क्या हो गया? धार्मिक विषय हो गया। मंदिर में चंदा आ रहा है, चढ़ोतरी आ रहा है, या फिर जो आप डोनेशन बॉक्स में पैसे दान करते हो, ये सभी क्या है? वहाँ पे वित्त संबंधी चर्चा है। धार्मिक कार्यों या धार्मिक स्थानों पर जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है वो आपके आर्टिकल नंबर 26 के अंदर धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ही वहाँ पर मैनेज किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। ठीक है, पैसों की प्राप्ति और उसका प्रबंधन, ये सभी आर्टिकल नंबर 26 के अंदर है। अब इस चीज़ को इसमें एक और चीज़ है, याद रखेंगे, जैसे कि किसी धार्मिक संस्था की बात आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि जब वहाँ पे ट्रस्ट बनाया जाएगा तो पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर करेगा, या सरकारी कोई व्यक्ति है जो कि बताएगा कि ये इन व्यक्ति को ही ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कह सकते हैं कि थोड़ी सी ऑटोनॉमस होती है, उनके पास थोड़ी सी आज़ादी होती है। वो चाहे तो अलग अलग समय पे चुनाव करके किसी व्यक्ति को ट्रस्ट में शामिल कर सकती है, या फिर किसी आरोप के आधार पर ट्रस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक विषय में बहुत सारे विषय हो सकते हैं, मंदिर या किसी धार्मिक संस्था के निर्माण, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी डेवलप करनी है पब्लिक के लिए, ये सभी धार्मिक विषय होंगे और इनका मैनेजमेंट आपके आर्टिकल नंबर 26 के अंदर है। वहाँ पे पैसों या संपत्ति, यहाँ पे केवल पैसों की बात नहीं है, किसी भी तरीके की संपत्ति वो किसी भी रूप में हो सकती है। कोई व्यक्ति है जो कि मंदिर में गोल्ड या सोने का दान करे, या कैश का दान कर दे, या फिर भूमि का दान कर दे। कोई विशेष भूमि है जिसको कि आप मंदिर की संस्था है उसको दान कर सकते हैं मंदिर के लिए। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर उनको संपत्ति प्राप्त होती है, इसका मैनेजमेंट आर्टिकल नंबर 26 के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 27,
यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी धर्म विशेष के लिए आपकी जो प्राइवेट इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे शब्दों के साथ थोड़ा सा हेरफेर है, उसको आम बोलचाल की भाषा में ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी सैलरी है, आप किसी भी सोर्स से अपनी सैलरी कमाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आप कुछ टैक्स पे करते हैं, सरकार को कुछ टैक्स पे करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सरकार जो है वो किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपसे अलग से टैक्स नहीं ले सकती है। आर्टिकल नंबर 28 में यह बताया गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपसे अलग से टैक्स नहीं लिया जा सकता, बल्कि अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं एट प्रेजेंट, मान लीजिए आप किसी सर्विस में है, प्राइवेट जॉब में है, आप जो टैक्स दे रहे हैं, इनसे सरकार को जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, इनको सरकार धर्मनिरपेक्ष होकर के धर्मों के लिए लगा सकती है। मतलब किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए चाहे तो सरकार उस टैक्स के पैसों का उपयोग कर सकती है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 ये बताया गया कि किसी व्यक्ति की जो प्राप्त आय है, जो इनकम है किसी भी सोर्स से, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट या किसी बिजनेस के थ्रू अगर उनको इनकम मिल रही है, तो उनकी उस इनकम पर जो भी टैक्स लगता है, सबसे पहली चीज़ धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरी चीज़, उनका जो टैक्स मिल रहा है अगर उसको सरकार किसी धर्म के लिए उपयोग कर रही है, उसका उपयोग धर्मनिरपेक्ष होकर के करना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होकर के उन पैसों को बांटना है, ये बताया गया आपके आर्टिकल नंबर 27 के अंदर। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल नंबर 27 में ये बताया गया कि किसी संस्था को पैसों, आर्टिकल नंबर 26 में बताया गया कि किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को अगर धार्मिक रूप से संचालित है तो उसको पैसों के मैनेजमेंट की आज़ादी होगी। अब यहाँ पे आर्टिकल 26 और 27 का दुरुपयोग किस रूप में निकलता है? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, अपने नाम से किसी मंदिर का निर्माण करवा लेती हैं। ठीक है, एक मंदिर का निर्माण करवा लेंगी, मंदिर के जो ट्रस्ट है वो वहाँ पे कौन बैठेंगे? उन्हीं कंपनी से संबंधित लोग या उनको फेवर करने वाले लोग, और वहाँ पर जो भी पैसा दान किया जाएगा, हमने अभी पढ़ा कि जो वो पैसा है वो टैक्स फ्री रहता है। मंदिरों में जब किसी भी धार्मिक संस्था में जो पैसा दान किया जा रहा है वो जनरली टैक्स फ्री होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज एक एक्स पर्सन होंगे, देश के सबसे अमीर आदमी हो गए, अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, इनको खूब टैक्स देना पड़ता है। जनरली आपका एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो देश में 30% टैक्स देना पड़ता है। ये तो हो गया सामान्य व्यक्तियों के लिए। अगर ये व्यक्ति बिजनेसमैन है तो इनका जो टैक्स है वो कहा जाता है कॉरपोरेट टैक्स। अब कॉरपोरेट टैक्स के रूप में इनको और ज़्यादा देना पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी उनको टैक्स के अलावा सेस और सरचार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते किसी कंपनी का, किसी बिजनेसमैन का, किसी प्राइवेट पर्सन का बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में चला जाता है। टैक्स बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, आपको हमको पता है कि हम चाहे तो LIC करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। ऐसे करके हम एक लिमिट तक अपना पैसा बचा सकते हैं, टैक्स से एग्जम्पशन ले सकते हैं। पर इनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि कितना भी कर लें टैक्स के दायरे में आ ही जाते हैं। इनके पास टैक्स बचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा प्रोविज़न क्या है, या बड़ा एक लूप होल क्या है, ये किसी धर्म में या धार्मिक संस्था में निवेश कर देते हैं। ठीक है, ये कहेंगे कि सपोज किसी जगह पे, किसी धार्मिक संस्था में ये कहेंगे कि हम 100 करोड़ की आपको चैरिटी दे रहे हैं, चैरिटी या दान दे रहे हैं, इसमें से आप वापस हमको कितना दे दीजिएगा, मान लीजिए 95 करोड़ हमको आप वापस कर दीजिएगा, 5 करोड़ मंदिर के खाते में रहेंगे। इस तरीके से एक परसेंट बेस पर सेटलमेंट चलता है, जहाँ पे उनको अगर यहाँ पे वही चीज़ अगर गवर्नमेंट को शो करते टैक्स ज़्यादा देना पड़ता, यहाँ पे किसी धर्म में या किसी संस्था में अगर वही चीज़ पे कर देंगे उनको बहुत कम कट दे करके अपना काम निकल जाएगा। ये पूरा पैसा जो है वो ब्लैक मनी से इनके लिए वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 27 के अंदर है, और इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न जो है वो गैर कानूनी है। हालांकि इसका दुरुपयोग होता है और सरकार इसको, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो ये मान के चलिए कि देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं पर सरकार उसको चाह करके भी पकड़ नहीं सकती है। कई बार पता होता है फिर भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 के अंदर उनको ये विशेष अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट है, हाँ,
बताया जाता है। सपोज कोई भी स्कीम, कोई भी बेनिफिट या कोई भी ऐसा पॉलिसी अगर लॉन्च होता है सरकार का, तो बताया जाता है कि अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो ये टैक्स फ्री रहेगा। हाँ, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है, जो चंदा देंगे आप या हम अगर चंदा देते हैं वहाँ पे, वो टैक्स फ्री रहेगा। ये चीज़ उनके एजेंडा में या फिर नोटिस में लिखा हुआ होता है, कहाँ कहाँ पे पैसा जमा करना टैक्स फ्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि कोई व्यक्ति सपोज 8 या 10 लाख कमा रहा है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करके वो टैक्स फ्री रह सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए साल का 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति तो अपना पूरा का पूरा सिर्फ ये टैक्स एग्जेम्पशन कितने तक है, 8 लाख तक, 8 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये बचा हुआ पूरा का पूरा 92 लाख रुपया ऐसे चीज़ों में, ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देगा जहाँ पे टैक्स का एग्जम्पशन है, टैक्स फ्री है। तो सरकार को तो ऐसे किसी भी तरीके से फिर टैक्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो 8 लाख को रखेगा, सरकार को शो करेगा कि ये मेरी नेट इनकम है और 92 लाख जो मेरी इनकम है वो मैं कहीं कहीं टैक्स फ्री बेनिफिट वाली जगहों पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो सरकार क्या कहती है कि एक लिमिट रख दी गई है, अलग अलग समय बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा आप कहीं पे इन्वेस्ट भी करते हो तो टैक्स के दायरे में आएगा। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं कि 8 लाख रुपए आपके टैक्स फ्री हैं, इन पे सरकार को टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सपोज 20 लाख रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी टैक्स फ्री होगा, उस पर भी सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये व्यक्ति कितने पैसे पर टैक्स बचा सकता है, 28 लाख रुपए पर टैक्स बचा सकता है। लेकिन बचा हुआ जितना भी अमाउंट है, सपोज 72 लैक्स, इस पर इसको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो टैक्स बेनिफिट वाले एरियाज में या उन पॉलिसीज में, चाहे ये एक्स्ट्रा पैसा भी इन्वेस्ट कर दे पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स में छूट के लिए सरकार ने कितना लिमिट निर्धारित कर दिया यहाँ पे, 20 लाख। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सरकार ने यहाँ पे 20 लाख का लिमिट फिक्स किया है कि इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है। अब व्यक्ति चाहे उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले पर उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर एक और फंडामेंटल राइट हमको दिया गया है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरीके की एक संस्था, जिसको कि हम धार्मिक संस्था कहेंगे, इसका गठन किया जा सकता है उस धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, ठीक है। अब इस संस्था का गठन तो हो गया, लेकिन वहाँ पे फंडिंग किस तरीके से आ रही है, इसके आधार पे कुछ केसेस बनते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग निर्णय हमको देखने पड़ सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई धार्मिक संस्था है, किसी भी एक्स धर्म की कोई संस्था है, उन्होंने क्या किया कि हम यहाँ पे बच्चों को धर्म विशेष की शिक्षा देंगे, धार्मिक शिक्षा देंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्कूल जैसा स्थापित करके रखा हुआ है। तो ये जो संस्था है धर्म एक्स की, जो शिक्षा देने के लिए जो एक संस्था है एक्स, अगर मान लीजिए कि इसको सरकार के द्वारा, यहाँ पे राज्य का मतलब है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार के द्वारा अगर इसको पूरी तरीके से फंडिंग मिलती है, ज़रूरी यही है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब हमने अभी पढ़ा ना कि सरकार जो है वो सरकारी पैसे का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष होकर के चाहे तो सभी धर्मों की वृद्धि के लिए कर सकती है, लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए अगर पैसा उपयोग किया जाता है तो वो चीज़, वो जो पूरा कानून है वो समाप्त माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे पूरा का पूरा पैसा सरकार के द्वारा लगाया गया है, ये ज़रूरी है कि वो संस्था धर्मनिरपेक्ष होकर के काम करे। दूसरी चीज़, जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या है आपका, गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरीके से सरकारी फंडिंग है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होना मजबूरी है, किसी भी धर्म का वहाँ पे धर्म विशेष की पढ़ाई वहाँ पे नहीं करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है पार्शियली फंडेड, मतलब हो सकता है कि अगर इस संस्था को स्थापित करने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ की लागत आई है, उसमें से सपोज 70 लाख रुपए प्राइवेट था और 30 लाख रुपए यहाँ सरकार ने मदद किया है, मतलब सरकार ने कुछ अंश वहाँ पे योगदान दिया है। अगर वहाँ पे अंशतः पोषित है, मतलब सरकार का कुछ हिस्सा, सरकार ने कुछ फंडिंग की हुई है, ऐसे जगहों पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे जगहों पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन एक और केस याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को इस धार्मिक शिक्षा को लेने से बाध्य नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। बाध्यता वाली का जो कंडीशन है वो हर जगह पे लागू होगी, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद में एक और केस है, अगर राज्य सरकार से पूर्णतः या अंशतः पैसा मिलता है, मतलब सरकारी पूर्णतः तो खैर वो अलग केस हो गया, वो तो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मान लीजिए सरकार से पैसा आता है, सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, ऐसी जगहों पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वापस से वही चीज़ बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा, अगर कोई धार्मिक संस्था के द्वारा अगर कोई स्कूल या कॉलेज स्थापित किया गया है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को वो शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और कंट्रोवर्सीज हम खूब न्यूज़ में देखते रहते हैं, ठीक। उसकी चर्चा करना शायद पब्लिक प्लेस पर ज़रूरी नहीं है, पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। जैसे किसी स्कूल में, सपोज़ कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, अब प्राइवेट स्कूल में पैसा तो किसी प्राइवेट पर्सन का है, ठीक है, गवर्नमेंट से हो सकता है फंडिंग ज़ीरो है, सरकार जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी फंडिंग नहीं दे रही है, लेकिन स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त होता है या नहीं होता है? हर एक स्कूल मान्यता प्राप्त होता है। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या? जैसे कुछ ईसाई वाले स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से संबंधित है, उन व्यक्ति पे, उन जगहों पे हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, पर बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकारी पैसे का उपयोग अगर कहीं पे किया जा रहा है, 100% किया जा रहा है, वहाँ पे धर्म की शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष होना ज़रूरी है। अगर धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है मान लो, तो हर सभी धर्म की शिक्षा दी जाएगी, मतलब सपोज बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर रख दिया जाएगा कि आप किस धर्म की शिक्षा लेना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा रख देंगे, ठीक है। ये था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। यहाँ पे देश की विविधता को ध्यान में रख करके जब आज़ाद हुआ था देश, उस समय पे देश में डाइवर्सिटी, अलग अलग आधारों पर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, लोगों के कल्चर के बेस पर, आपके रीजन के बेस पर, आपके लैंग्वेज के बेस पर, बहुत सारे आधार पर यहाँ पे देश में विविधता थी। इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उस समय संविधान सभा ने एक अधिकार रखा है, एक अधिकार दिया है यहाँ पे आम जनता को, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। असल में ये जो आर्टिकल है आपका 29 और 30 शिक्षा के अधिकार के अंदर, शिक्षा संस्कृति के अधिकार के अंदर, ये जनरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही टारगेट करता है। माइनॉरिटी का मतलब है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, कितने लोग हैं अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर? टोटल कितने, संख्या बता दीजिए कितने हैं? 6 कम्युनिटी हैं जो कि अल्पसंख्यक के अंदर हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 कम्युनिटी या 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको कि देश में अल्पसंख्यक माना जाता है। अब इन अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करने के लिए हम आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर कुछ प्रोविजंस देखते हैं। 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे भारत में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। जैसे कि संविधान में 22 भाषाएं हम देखते हैं, इन 22 भाषाओं को तो सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है ना। हर एक डॉक्यूमेंट जब रिलीज होता है उनको हर एक भाषा में, इंग्लिश और हिंदी के अलावा इसको बचे हुए जो 21 भाषाएं हैं, इनमें सरकार जो है वो ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब क्योंकि संविधान के 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है, हिंदी शामिल है, तो बचे कितने? 21 और भाषाएं बच गई। 21 भाषाओं में सरकार के द्वारा ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जाता है। पर देश में, पूरे देश में क्या सिर्फ 22 भाषाएं हैं? नहीं, हजारों की संख्या में भाषाएं हैं। इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस भाषा समूह से संबंधित जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के प्रयोग कर सकते हैं, या कोई स्कूल, कॉलेज या कोई संस्था की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 29(2). इसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि अगर कोई संस्था पूर्णतः या अंशतः सरकारी पैसे से फंडेड है, सरकारी पैसा वहाँ पे आता है, वहाँ पे इन आधारों पर
कौन कौन से? धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए न तो किसी को मजबूर किया जाएगा, न तो इन आधारों पर किसी को हटाया जाएगा या किसी की अभ्यर्थिता वहां पे निरस्त की जाएगी। ये बताया गया है आपके आर्टिकल नंबर 29(2) के अंदर। इसका मतलब है किसी स्टूडेंट को न तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, न ही कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जा रहा है उसको एडमिशन देने से मना किया जाएगा। ठीक है, व्यक्ति चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर एडमिशन ले सकता है। किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी जगह पर एडमिशन देना या ना देना, इन दोनों ही चीज़ों का प्रोहिबिशन है राज्य सरकार के द्वारा जो भी फंडेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किन किन आधारों पर हम ये देखें कि आर्टिकल 15 और 29 में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 में भी स्थान की बात की गई है। ठीक है, स्थानों में क्या क्या चीज़ें शामिल है? यहाँ पे सार्वजनिक स्थल, सभी सार्वजनिक स्थल शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थान से किससे संबंधित है? 29 आर्टिकल नंबर 15 में सभी सार्वजनिक स्थल शामिल है, आर्टिकल 29 में केवल शिक्षण संस्थाओं की चर्चा की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 15 में कौन कौन से आधार बताए गए हैं? 5 आधार हमने पढ़े थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। निवास शामिल था क्या? नहीं, निवास के आधार पर यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 29 में क्या क्या चीज़ें शामिल है? धर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मूल वंश यहाँ पे भी है, दोनों में, जाति दोनों में है, यहाँ पे लिंग और जन्म स्थान अलग है, इसके अलावा यहाँ पर भाषा अलग है। इन आधारों पर यहाँ पे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 इन दोनों में ही भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अब यहाँ पर जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को एडमिशन देंगे या नहीं देंगे? दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। निवास के आधार पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि किसी भी तरीके के अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? संधि विच्छेद भी कर देंगे तो क्या मतलब निकलेगा? अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम है। किसके कंपैरिजन में? जो यहाँ पे ज़्यादातर जनता या पॉपुलेशन निवास कर रही है, इसमें इसको अगर हम कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग पार्ट में बांट दें, सपोज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस तरीके से सिख, क्रिश्चियन, इन सभी पार्ट में अगर बांट दें तो कंपैरेटिवली देखा जाएगा कि किसकी संख्या यहाँ पे कम है। जिनकी संख्या कम है उसको हम क्या कह देंगे? माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके के अगर अल्पसंख्यक है, चाहे वो बोलने वाली भाषा के आधार पर हो या किसी धर्म विशेष को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, वो अपनी पसंद का या अपने संरक्षण के लिए, अपने धर्म विशेष या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरीके के शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके प्रशासन और प्रबंधन का अधिकार भी उस धर्म विशेष या समुदाय विशेष के लोगों को प्राप्त होगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अगर सहायता दी जाती है, सहायता करने का मतलब है यहाँ पे पूर्णतः या अंशतः फंडिंग, अगर सरकारी सहायता मिलती है या उनको मान्यता देने की बारी आती है तो किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फिर से एक शब्द आप याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष होकर के काम करना है सरकार को। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होकर के निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा। आर्टिकल नंबर 29 ये बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो भी होंगे वो अपने हितों के संरक्षण के लिए कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, इनका संरक्षण करने के लिए कोई भी तरीके के उपाय अपना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर ये किसी तरीके की शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा एडमिशन देने के लिए। धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा, ये 4 चीज़ें बता दी गई हैं जिनके आधार पर अल्पसंख्यक वाले जो स्कूल होंगे वहाँ पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 30 बताया गया है कि अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान तो खोल सकते हैं, उसके प्रशासन और प्रबंधन की आज़ादी भी आर्टिकल नंबर 30 के अंदर प्राप्त है। इसके अलावा सरकार अगर ऐसे किसी शिक्षण संस्थान को मान्यता देती है तो सरकार को धर्मनिरपेक्ष होकर काम करना पड़ेगा। मतलब वो सभी धर्मों को आज़ादी देगा कि अपने हितों के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकें। ठीक है, ये आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 31।
वर्तमान में ये लागू है या नहीं है? नहीं है। आर्टिकल नंबर 31 अब किस में चला गया है? आर्टिकल नंबर 300A। आर्टिकल नंबर 300A में कौन कौन से आर्टिकल्स को मूव किया गया है? आर्टिकल नंबर 31 इसको डाला गया है, आर्टिकल नंबर 31। इसके अलावा कौन सा आर्टिकल हमने पढ़ा था? आर्टिकल 19 में 19(6) ये जो आर्टिकल था 19(6) ना कहें, इसको हम कहेंगे आर्टिकल 19(1). ABCD शुरू होगा, ABCD में अधिकार दिए गए हैं, ABCDEF। आर्टिकल नंबर 19(1)F, यहाँ पे भी संपत्ति से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल नंबर 31 और 19(1)F इन सभी को मूल अधिकार से हटा करके कहाँ पे रखा गया है? आपके आर्टिकल 300A में। यहाँ पे इन अधिकारों को हटाया गया है। ये अब मूल अधिकार नहीं है, पर क्या ये कानूनी अधिकार हैं? संवैधानिक अधिकार हैं? संवैधानिक अधिकार भी हैं क्योंकि संविधान में वर्णित हैं। ये कैसे अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं रह गए हैं। ठीक। आर्टिकल नंबर 31 इसमें पहले क्या हुआ करता था और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसमें कुछ चीज़ें हैं या नहीं है, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 31 में बताया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं बनाया गया है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 31 का सब क्लॉज 1। नेक्स्ट है, सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। किस किस कारण से, किस किस रीज़न से? अगर पब्लिक यूज़ के लिए उसकी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाना है, जैसे कि जब कोई हाईवे बनता है, हाईवे के किनारे कुछ प्रॉपर्टी रहती है लोगों की, घर है, खेत है, सरकार क्या करती है? इसको एक्वायर कर लेती है और यहाँ पर अब सरकार का कब्जा होगा। इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को अब सरकार खरीद करके वहाँ पर हाईवे डेवलप कर सकती है। रेलवे के लिए ऐसा मांग कई बार उठता है। एयरपोर्ट जब डेवलप करते हैं तो भी सरकार उस ज़मीन को एक्वायर करती है आम पब्लिक से, आम जनता से। यहाँ पे बताया गया था कि सरकार चाहे तो लोक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण कर सकती है। दूसरी चीज़, आर्टिकल 31 के सब क्लॉज 2 में दूसरी चीज़ क्या थी? किसी व्यक्ति से जब इस तरीके से अधिग्रहण किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है या ली जा रही है, इसके बदले में उन्हें एक प्रॉपर कंपनसेशन देना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर कंपनसेशन नाम का जो शब्द है ये बड़ा वेग है, वेग कह सकते हैं, या उसको हिंदी में कहेंगे कि इसको ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। सपोज आपको ये पता है ना कि किसी लैंड का रेट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक है गवर्नमेंट प्राइस और एक है प्राइवेट पर्सन जो खरीद बेच रहे हैं, ये प्राइस क्या है? आपको पता है कि गवर्नमेंट रेट से जो रेट होता है किसी ज़मीन का, वो कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे कि आप किसी सिटी एरिया में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, आपको एक प्लॉट खरीदना है, प्लॉट खरीदने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्रोकर होगा या ज़मीन का मालिक होगा वो ये बताएगा कि इस प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट प्राइस अभी इतना है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, ये कितना, ये क्या हो गया उसका प्राइवेट प्राइस। सपोज एक 1000 स्क्वायर फीट का 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है, इसकी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो होनी चाहिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसकी प्राइस होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि प्लॉट या किसी भी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो लोकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो हो सकता है इसी 10 लाख की जगह ये 1 करोड़ भी मांग सकता है। जो प्राइवेट पर्सन है, अगर यही 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जो कि एक मार्केट एरिया में है, बहुत ऐसे रश वाले एरिया में है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, वो बहुत अच्छा बिजनेस दे सकती है। मार्केट रेट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसका रेट 10 लाख होना चाहिए। लेकिन जब 2 पर्सन प्राइवेट में डील करेंगे तो हो सकता है कि उसको इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए। ये क्या हो गया उसका पर्सनल या प्राइवेट प्राइस। गवर्नमेंट प्राइस अलग है, प्राइवेट प्राइस अलग है। जब कंपनसेशन की बात आती है, जब सरकार किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो लोगों को किस रेट से कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा? गवर्नमेंट रेट से मुआवजा दिया जाएगा। यही एक विवाद का विषय हो जाता है कि भाई उसका प्राइवेट अगर हम डील करें तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था, लेकिन जब गवर्नमेंट रेट की बात आती है तो गवर्नमेंट रेट में हमको बहुत कम पैसा मिलता है। तो सरकार मुआवजा देने को तो तैयार है, पर गवर्नमेंट रेट से मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा मार्केट रेट की तुलना में बहुत कम है। क्या
उसको मजबूर कर सकते हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए, सरकार मजबूर कर लेती है। अदरवाइज हमारा जो हाईवे कैसा दिखता, हाईवे बना है इस तरीके से, बीच में किसी का घर आ गया, बीच में फिर किसी का घर आ गया, बीच में फिर किसी का दुकान आ गया। हाईवे हम इस तरीके से देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। सरकार क्योंकि इनको किसी भी तरीके से पूरा प्रॉपर्टी क्लियर करवा लेती है। हाँ, पब्लिक की डिमांड के आधार पर कई बार गवर्नमेंट प्राइस से ज़्यादा कंपनसेशन भी सरकार दे सकती है। पर हो सकता है कि भाई जब आप और मैं अगर डील कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज़ बेचनी है, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, आपके पास 1000 गज की 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे कि मुझे इतने में बेचना है, मैं कहूँगा कि मैं मैक्सिमम इतने में खरीद सकता हूँ। हो सकता है दोनों के बीच का एक नेगोशिएशन का वैल्यू निकल जाए, और आप मांग रहे थे 50 लाख, मैंने कहा 45 लाख में डन करते हैं, दोनों के बीच हो गया। मान लीजिए मैंने मांगा आपसे 40 लाख में, ना 50 में हुआ ना 40 में हुआ, 45 लाख में डील डन हो गया। इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। मुझको क्योंकि वो चीज़ चाहिए थी तो मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गई है। अगर यहाँ पे सरकारी प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो हो सकता है कि उस प्राइवेट प्रॉपर्टी, मान लीजिए हाईवे जहाँ से गुजरना है वहाँ पे लोगों का घर या खेत है, आज के टाइम पे अगर वो किसी प्राइवेट पर्सन को बेचेंगे तो उसी 1 एकड़ खेत की कीमत हो सकती है 1 करोड़ रुपए हो। लेकिन सरकार क्योंकि गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उनकी जो प्राइस है बहुत कम होती है, 10 लाख का उनका जो वैल्यू कर दिया गया कि इस खेत की कीमत सरकारी आंकड़े के अनुसार से 10 लाख रुपए है, सरकार इनको 10 लाख रुपए देगी। किसान मुआवजे के लिए हड़ताल करेंगे, मांग करेंगे, उनकी मांग हो सकती है सरकार मान ले 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दे, 25 लाख कर दे। क्या किसान अभी भी फायदे में है? क्या अभी भी नुकसान की कंडीशन में है? मिल सकता था उसको 1 करोड़, अभी भी कितना मिल रहा है? 25 लाख रुपए। सरकार उनसे कभी भी उतनी रेट पर खरीद नहीं सकती। अच्छा, एक और चीज़, किसान या कोई भी व्यक्ति जब ना उसको पता चल गया कि भाई यहाँ से एक लेन या 6 लेन सड़क जो है वो गुजरने वाली है, वो अपने प्लॉट का प्राइस बढ़ाना सरकार के हाथ में थोड़ी है, आपके हाथ में है। आप कितना डिमांड कर सकते हैं? सरकारी रेट है 10 लाख रुपए, मिल सकता है आपको प्राइवेट में 1 करोड़ रुपए। आपने बोली लगा दिया कि इसको मैं 2 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा, 3 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। ये तो आपके ऊपर है ना, आप कितने में बेचना चाहते हैं, कितने में कोई व्यक्ति खरीदने को तैयार हो जाए। क्या सरकार आपको ये सभी कीमत देने के लिए बाध्य है? क्या नहीं है। सरकार एक नॉमिनल प्राइस जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती थी उतना प्राइस आपको ऑफर करेगी। अगर मान लीजिए लोगों का वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है तो एक लिमिट तक उनकी डिमांड पर सरकार सुनवाई कर सकती है, अदरवाइज वहाँ पे फोर्सफुली उन सभी को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर चलते रहेगा कोर्ट केस लंबे समय तक, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ठीक है, ये था आपके आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। पहली चीज़, किसी व्यक्ति को कानून के अकॉर्डिंग ही उनकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज़, किसी संपत्ति का अगर अधिग्रहण करना है सरकार को तो पहली चीज़ पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए, दूसरी चीज़ प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइम पे आर्टिकल नंबर 31 को जब हटाया गया तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते चले गए हैं। उसी अमेंडमेंट के द्वारा इनमें आर्टिकल नंबर 31 के अंदर A, B, C, D जोड़े गए थे। ठीक, अब इसी अमेंडमेंट में 31A में ये बताया गया कि भूमि सुधार कानून में जो आर्टिकल नंबर 14 और 19 के अंदर, आर्टिकल नंबर 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल नंबर 19(1)(f) में प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सभी आधारों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, ये बता दिया गया आपके आर्टिकल नंबर 31A के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 31B में ये पढ़ा था हमने, अनुसूची 9, संविधान में जो अनुसूची 9 है, वैसे तो हम इसमें जो एक हेडिंग पढ़ते हैं क्या है वो, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार कानून से संबंधित अनुसूची 9 जोड़ा गया था। पर मैंने बताया था कि अनुसूची 9 के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा कानून को डाल दिया गया है। अनुसूची 9 के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि एक जादुई पिटारा है। कैसा जादुई पिटारा है? जहाँ पे कोई भी कानून को अगर आप डाल दोगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करेगा क्या? नहीं कर सकता है। अनुसूची 9 एक ऐसा जादुई पिटारा है जहाँ पे किसी भी कानून को अगर डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें सरकार ने अलग अलग समय पे लगभग 200 से ज़्यादा कानूनों को डाल दिया है जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो ये जो अनुसूची 9 जोड़ा गया था, वैसे इसमें लैंड रिफॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें 200 से ज़्यादा कानून जोड़ दिए गए हैं। ये किसके अंदर जोड़ा गया था? 31B के अंदर।
अच्छा, 31B में ये बताया गया कि जो अनुसूची 9 जोड़ा गया है ये न्यायिक पुनर्विलोकन से अलग रहेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 31C, इसमें ये बताया गया है कि आपका जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनके अंदर अगर सरकार को DPSP लागू करना है और इसके लिए कोई भी कानून बनाया जाना है, आर्टिकल 14 में क्या था, समानता का अधिकार, 19(1)(f) में क्या था, प्रॉपर्टी का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 31 जो मूल 31 था उसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इनके आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा। किसको? DPSP को। DPSP लागू करने के लिए इन सभी आधारों पर सरकार जो है वो या आम पब्लिक जो है वो चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 31D, यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई राष्ट्र विरोधी संगठन बनाता है उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। हालांकि बाद में आर्टिकल नंबर 31 को ही एबॉलिश कर दिया गया। 31 में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, सिर्फ एक प्रश्न बनता है, संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 31 में था। इसको कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? आर्टिकल नंबर 31A में डाल दिया गया है इसको। इसके अलावा एक अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या मूल अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है क्या? है। आपका फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं है। संवैधानिक अधिकार है क्या? है। संवैधानिक अधिकार भी है आपका आर्टिकल नंबर 31, जो कि 300A में फिट कर दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है, उपचार का मतलब इस यहाँ पे है एक ऐसा उपचार जहाँ पे कौन सी बीमारी को, आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर छीना जाता है, फंडामेंटल राइट्स को अगर छीना जाता है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो उपचार है वो कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 32 में। प्रॉब्लम क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, उनको छीना जाना प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है या उपचार क्या है? आर्टिकल नंबर 32। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इसका उपचार हमको आर्टिकल 32 के अंदर मिलेगा। 32 में ये बताया गया है कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं क्या? हाई कोर्ट जाने के लिए अलग आर्टिकल है। कौन सा है? 226। जब आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे पता चलेगा कि आर्टिकल नंबर 226 के अंदर यही अधिकार दिया गया है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, पर आर्टिकल 226 यूज़ होगा। अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है? 32। उसके बाद में इसी आर्टिकल नंबर 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने इसको किस चीज़ की संज्ञा दी है? संविधान के आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान में कई सारी चीज़ों को हमने आत्मा के रूप में पढ़ा था। कुछ चीज़ें हैं जिनको संविधान की आत्मा के रूप में हमने पढ़ा था। कौन कौन सी चीज़ें थी? सबसे पहला था संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा माना है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 32 को भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं संविधान की आत्मा के रूप में। किसने कहा है इसको संविधान की आत्मा? अंबेडकर जी ने। इसके अलावा किसी चीज़ को फंडामेंटल राइट पढ़ा था क्या हमने? सॉरी, आत्मा पढ़ा था। DPSP को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको किसने कहा था? ग्रेवलिन ऑस्टिन नाम के एक दार्शनिक हैं, विचारक हैं। ऑस्टिन ने DPSP को संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है अंबेडकर जी ने।
आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार कब मिलते हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, इसका हनन हो रहा हो। किस किस बेस पर हमको कहाँ कहाँ जाने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32(1) के अंदर आर्टिकल 32(2) सब क्लॉज 2 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस दिला सकती है। तो किसी आदेश के द्वारा, निर्देश के द्वारा, और एक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे रिट, कोई भी रिट जारी करके आपके फंडामेंटल राइट्स वापस दिलवा सकती है। नेक्स्ट है 32 सब क्लॉज 3। इसमें यह बताया गया है कि 32 से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज सुप्रीम कोर्ट ने यह डाल दिया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ऐसा कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज कौन कर सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे यही बताया गया है कि रिट जारी करने की शक्ति, वैसे तो हमने पढ़ा क्या, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। लेकिन सरकार चाहे तो संसद के द्वारा कानून बना करके किसी दूसरे कोर्ट को भी, लोअर कोर्ट को भी ये अलाउ कर सकती है, परमिशन दे सकती है। नेक्स्ट है 32 सब क्लॉज 4। यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 32 का निलंबन, मतलब 32 को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होगा और कानूनी तरीके से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। इसमें से एक प्रोविजन पहले से ही संविधान में दिया गया है 359 के रूप में। आर्टिकल नंबर 359 कौन से चैप्टर में आएगा? इमरजेंसी नाम का एक चैप्टर हमने पढ़े, कौन सा है? इमरजेंसी या आपातकाल कौन से चैप्टर में है? 18 में है या 20 में है? 20 में क्या है? संविधान संशोधन। इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है आपका पार्ट 18 में रखा गया है। संविधान में वैसे जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि कितने प्रकार की इमरजेंसी है? 3 प्रकार की इमरजेंसी है। कौन कौन सी? आर्टिकल नंबर 352 के अंदर एक इमरजेंसी का प्रोविज़न है, 356 के अंदर एक प्रोविज़न है और आर्टिकल नंबर 360 के अंदर प्रोविज़न है। आर्टिकल नंबर 350 में जो प्रोविज़न है इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। जो पहली बार पढ़ रहे हैं चिंता नहीं करेंगे, वापस ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। 356 का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा कहाँ पे है? आर्टिकल 360 में है। तो किसी भी तरीके का जब आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 359 के अंदर ये बताया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए दबा करके रखा जा सकता है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 359 की परिधि से भी कुछ आर्टिकल बाहर हैं क्या? कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बाहर रहेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 20 और 21। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है वो एक बेसिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। ये जो 2 अधिकार हैं वो किसी भी कंडीशन में आपसे छीने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 359 के अंदर जब इमरजेंसी लगा हुआ रहेगा उस समय भी आर्टिकल 20 और 21 हमेशा लागू रहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 जब आपको पढ़ना है, इसमें कौन कौन से प्रकार के रिट जारी करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट कुछ तरीके हैं जिनसे आपके फंडामेंटल राइट्स आपको वापस दिलवा सकती है, कुछ आदेश दे करके, कुछ सरकार को निर्देश दे करके, या फिर सीधे सीधे कुछ रिट जारी करके। ये कौन कौन से रिट होंगे इसकी चर्चा आगे आपको यहाँ पे मिलती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। कौन कौन से है? सबसे पहला जो रिट है इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है परमादेश या मैंडमस। नेक्स्ट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्ट्यूरेरी या उत्प्रेषण। एक है सबसे लास्ट है आपका अधिकार परीक्षा या को वारंटो। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलवा सकती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? चलिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आप सर का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास सर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।